हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश वर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10th का केमिस्ट्री में आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही पहले से देख चुके हैं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बुक का एक चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को बुक से पढ़ने की आपको थोड़ा सा भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने केवल शॉर्ट नोट्स का यूज करके पूरा चैप्टर को मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, जिसका हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर आप जैक बोर्ड से या फिर अदर बोर्ड से फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बोलूँगा। ठीक है, और समझाने का आपको प्रयास करूँगा। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास देखिए, यहाँ पर मैंने केवल शॉर्ट्स नोट्स का ही यूज किया है ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि दूध से दही बनना, तो यह कैसी अभिक्रिया है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, दूध से दही बनना कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, क्योंकि हम लोग दूध से दही तो बना सकते हैं, फिर उसी दही से हम लोग दूध नहीं बना सकते। फिर देखते हैं, लोहे की वस्तुओं पर आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर क्या होता है? ना उस पर संक्षारण की प्रक्रिया होने लगती है। संक्षारण मतलब उसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने लगता है। ठीक है बच्चों, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद देखते हैं अंगूर का किण्वन। ठीक है, जैसे हम लोग अंगूर को किशमिश बना देते हैं उसी प्रकार का, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। उसके बाद है भोजन का पाचन, जो हमारे इस पेट में भोजन का पाचन होता है वो भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, भोजन का पाचन ये एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि हमारे शरीर में अंदर में कार्बोहाइड्रेट जाता है और वो टूटने लगता है। यह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद ये आपका श्वसन। श्वसन से मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सांस लेना, श्वसन का अलग ही मतलब है, जिसका मैं आगे आपको अच्छा से बताऊंगा। तो श्वसन एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें हमको ऊष्मा मिलती है। ठीक है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, श्वसन क्या होता है। ठीक है, तो आप ये सब केवल अभी अपने माइंड में कैप्चर करके रखिए कि श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपका बुक में एक क्रियाकलाप दिया है, एक्सपेरिमेंट दिया है, जिसमें मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का रिबन को जब जलाते हैं तब मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। सफ़ेद लोह के साथ मैग्नीशियम का रिबन जलेगा और सफ़ेद ज्वाला के साथ, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होगा दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग होगा सफ़ेद। ठीक है, चमकदार ज्वाला के साथ जलता है मैग्नीशियम का रिबन। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे में हम लोग जैसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि रासायनिक अभिक्रिया होने के क्या आवश्यक शर्तें हैं। तो रासायनिक जब अभिक्रिया होगी तो आपको निम्न प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है, अभिकारक लिया है, उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। प्रोडक्ट बनने के बाद रंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, उसका पहले जो रंग था वो नहीं रह जाएगा। गैस का उत्सर्जन, जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें प्रोडक्ट के फलस्वरूप क्या मिलेगा? आपको कुछ गैस भी मिलेंगे, जो आगे हम लोग देखने वाले कुछ रिएक्शंस में गैस भी निकलती है। तापमान में परिवर्तन होगा, या तो तापमान आपका डिक्रीज कर जाएगा या तो तापमान आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो जैसा कि एक रिएक्शन यहाँ पर दिखाया गया है, Zn प्लस H2SO4, तो ये आपका बन गया ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपका निकल रहा है, तो जिस तरह तीर का साइन यदि ऊपर तरफ रहेगा तो इसका मतलब कोई गैस आपका निकल रहा है बाहर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरह से गैस का उत्सर्जन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षेप रूप में लिखा जाता है, इसे शब्द समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपका बुक का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता था उसको मैंने यहाँ पर लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया है कि जैसे भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो उसी को हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं? शब्द समीकरण के द्वारा लिखते हैं। शब्द समीकरण किस तरह से होता है? देखिए, जैसे शब्द लिख दिए, अब हम लोग देखते थे कि किस तरह से शब्द समीकरण को दिखाया जाता है। देखिए, शब्द समीकरण कुछ इस प्रकार से होता है कि हम लोग शब्द के द्वारा समीकरण को लिखते हैं। जिस तरह मान लेते हैं मैग्नीशियम को हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जला रहे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब हवा के प्रेजेंस में। ठीक है, तो
तो मैग्नीशियम को जलाएंगे तो मैग्नीशियम केवल लिखेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो ऑक्सीजन लिखेंगे प्लस करके, मतलब ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, मतलब जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होगा, ठीक है। और प्रोडक्ट में मेरा क्या बनेगा, उत्पाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है, जो आगे में आपको 4-5 पॉइंट लिखा था ना कि सफ़ेद लौ के साथ, ज्वाला के साथ जलता है, चमकदार ज्वाला उत्पन्न होती है, तो वही वाला हो गया। इसको हम लोग शब्द समीकरण बोलते थे। ठीक है, उतना सारा हम लोग लैंग्वेज में लिखे थे और केवल शब्द समीकरण के द्वारा हम लोग केवल शब्द के माध्यम से पूरा समीकरण को बता दिए। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अभिकारक किनको बोलते हैं। तो अभिकारक हम उन पदार्थों को बोलेंगे जिनमें रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। जो आपका इधर तीर के दाहिने तरफ जो आपका अभिक्रिया करने के बाद जो फलस्वरूप आपको मिला ना, उसी को हम लोग उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद देखिए तीर का सिरा, देखिए यहाँ पर तीर का सिरा आपको दिखाई जरूर दिया होगा। तीर का सिरा देखिए इधर था ना, तीर का सिरा, देखिए तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। कभी भी हम लोग तीर का सिरा अभिकारक की ओर नहीं देते हैं, हमेशा तीर का सिरा उत्पाद की ओर दिया जाता है, ताकि अभिक्रिया होने की वो दिशा को बताता है कि इस दिशा में अभिक्रिया हुआ है और प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है। उसके बाद देखिए तीर के निशान के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। मतलब तीर के इस तीर है ना, इसके इधर रिएक्टेंट होता है अभिकारक और इसके इधर क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। तो दोनों तरफ जो प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। क्यों, ताकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर रहे, जिसको हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इस प्रकार के समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसे हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया बच्चों। अब देखते हैं कुछ आपका समीकरण क्या क्या है। जैसे आपका हो गया ये ऊपर में जो दिया है ना, वो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है। मतलब तीर के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या अलग अलग है। कैसे दिखाता हूँ, जैसे आयरन है, देखिए ये Fe मतलब क्या, आयरन, लोहा। देखिए आयरन है, आयरन इधर देखिए कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना 1 है, और इधर देखिए आयरन कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 है ना। और देखिए यहाँ H2 यहाँ हाइड्रोजन का है 2, और इधर भी 2 है, वो इधर 1 है लेकिन इधर 4 है। तो इस तरह से इसको हम लोग जब संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इधर 3 था तो इधर 3 लगा देंगे, इधर हम लोग क्या कर दिए, H4 को था तो इधर H4 को कर दिए, सॉरी ऑक्सीजन 4 को था, इधर ऑक्सीजन 4 को कर दिए। तो जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर 4 किए, हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो इधर भी हाइड्रोजन 4 कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी असंतुलित, जिसको हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है, अभिकारक या फिर उत्पाद कोई भी हो, ठीक है, जब आपका जल में घुला होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, या उसको क्या लिखते हैं, हम उसको ब्रैकेट में एक्वा लिख देते हैं, ठीक है, मतलब जलीय घोल है तो एक्वा लिख देते हैं। जिस तरह देखिए यहाँ पर सबके ये भौतिक स्टेट को यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है, भौतिक अवस्था को दिखाई। जैसे यहाँ पर लोहा जो है वो सॉलिड अवस्था में था, जब हम लोग क्रियाक्रम करने, जब हम लोग आयरन मतलब जब हम लोग लोहा और ऑक्सीजन जल को मिला रहे थे, तब हम लोग यहाँ पर लोहा का क्रिस्टल को लिए थे, मतलब सॉलिड रूप को लिए थे, ठीक है। और यहाँ पर वाटर भी क्या था, आपका गैस की अवस्था में था, वाटर गैस की अवस्था में था। और जब मेरा रिएक्शन करने के बाद हमको जो प्रोडक्ट मिला वो आपका आयरन का ऑक्साइड मिला, मतलब फेरिक ऑक्साइड मिला, ठीक है, Fe3O4। और ये आपको किस रूप में मिले, ये आपको क्रिस्टल के रूप में मिला, मतलब आपको ठोस अवस्था में मिला, और साथ ही साथ आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो इसको आप तीर का निशान से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है, मतलब जो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा हम लोग किस तरह से लिखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम लोग जानते हैं पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना। और क्या करते हैं, अपने जड़ के माध्यम से वो पानी लेते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, अपने पत्तों से वे हरित लवक से क्लोरोफिल लेते हैं। और ये सारी चीज़ किसके प्रेजेंस में होती है, सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में होती है। मतलब HNU का मतलब यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को हम लोग HNU से डिनोट करते हैं, HNU, ठीक है। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और देखिए हमको जब ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट की उपस्थिति में जब हमारा ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। किस रूप में मिलता है, एक्वस रूप में मिलता है, मतलब जलीय घोल के माध्यम में रूप में मिलता है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, मतलब उत्सर्जित होती है, और साथ ही साथ कुछ
जल भी बाहर निकलती है लिक्विड अवस्था में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं। रासायनिक अभिक्रिया देखिए कई प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया मुख्य यहाँ पर देखिए 6 प्रकार के। संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन जिसको हम लोग एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। और उपचयन एवं अपचयन रिएक्शन, मतलब उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन और अपचयन मतलब रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। और जब इन दोनों को साथ साथ मिला देते हैं उपचयन तथा अपचयन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, अपचयन उपचयन रिएक्शन। अब देखिए आपको जानना चाहिए कि कैटलिस्ट क्या होता है। देखिए उत्प्रेरक के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उत्प्रेरक देखिए क्या होता है, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने में मदद करता है या फिर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, मतलब उसमें तेजी से ला देता है, तेजी ला देता है। जो मान ले तो कोई अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे हो रहा है, काफ़ी देर लग रहा है, तो वहाँ पर कोई हम लोग कैटलिस्ट मिला दिए, कोई उत्प्रेरक डाल दिए, तो उत्प्रेरक क्या करता है, उसके रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है, ठीक है, स्पीड को बढ़ा देता है। जैसे क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, निकेल यूज कर सकते हैं, पैलेडियम यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारा आप उस सबका यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के चारों प्रकार, जो 5-6 प्रकार है, उस सब के बारे में आपको डीपली जानकारी मिलेंगे। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, वो तत्वी भी हो सकता है या फिर वो यौगिक भी हो सकता है, संयोग करके एकल उत्पाद, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब 2 रिएक्टेंट होते हैं या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, मतलब अभिकारक। और वो जब रिएक्शन करते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं आपस में, तो वो केवल एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जिस तरह से हम लोग यदि उदाहरण के रूप में देखेंगे तो कोयले का जलना, ये भी देखिए कार्बन और क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है। देखिए कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, हवा चाहिए। तो जब ये जलता है तब केवल देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, वो भी गैस के फॉर्म में मिलता है। जल का निर्माण, जल भी आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो ये भी देखिए केवल एक ही बनेगा, केवल वाटर बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अगला देखिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया, मतलब कोई रिएक्शन हुआ, ठीक है, कोई रिएक्शन हुआ और यहाँ पर प्लस में, जैसे यहाँ पर प्लस में यहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ पर प्लस में लिखा रहेगा ऊष्मा, क्या लिखा रहेगा बच्चों, ऊष्मा या ऊर्जा लिखा रहेगा, तब हम उस प्रकार के समीकरण या उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे देखिए बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब मिलाएंगे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को जब मिलाएंगे तो आपका बुझा हुआ चूना मिलेगा, और साथ ही साथ देखिए क्या मिलेगा, ऊष्मा भी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी। तो इस प्रकार के हम लोग रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी हो, ठीक है, CNG हो गया, तो ये सब को जब हम लोग जलाते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो चलेगा, ये आप लोग कंफर्म हो गए हैं कि कोई भी चीज़ जलेगा तो उसको ऑक्सीजन चाहिए तभी जलेगा, ठीक है, ठीक है। तो जब इन चीज़ को हम लोग मिलाते हैं, मतलब जब प्राकृतिक गैस को हम लोग जलाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है गैस के फॉर्म में, इसीलिए हमको पता नहीं चलता है, और साथ ही साथ लार्ज अमाउंट में क्या मिलता है आपको, ऊष्मा भी मिलता है, ऊर्जा भी मिलता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है कैसे, ये आपका NCERT बुक में सवाल पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है बहुत बार, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। सबसे पहले हमारे दांत में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसके बाद हमारे अंदर में भी ऐसे ही प्रक्रिया होती है जिसमें बड़े जैसे प्रोटीन वगैरह हो गया वो सब अंदर में जाकर ही टूटता है, ठीक है। तो जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड में हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और ये ग्लूकोज क्या करते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा प्रदान करती है। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, ना कि सांस लेना। सांस लेना अलग हो गया, श्वसन अलग हो गया, ठीक है। जैसे देखिए श्वसन का रासायनिक समीकरण किस प्रकार से होता है, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में होता है, जलीय घोल के माध्यम में होता है, और वो क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के कोशिकाओं से ऑक्सीजन लेता है, साथ ही साथ आप उसको पानी भी मिल जाता है, और क्या होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जो हमारे नाक के माध्यम से बाहर निकल जाती है,
हमारे अंदर में पानी की भी पूर्ति हो जाती है और हमको ऊर्जा जिससे मिलती है, शक्ति जिससे मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्वसन का रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए साग सब्जी मतलब हरे वनस्पतियों में, ठीक है, वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी क्या हो गया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे आप सब्जियों के छिलके को अगर आप काट के अगर आप कहाँ जमीन में कहीं पर गाड़ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद आपको जब खाद वहाँ से बनेगा और आप वहाँ से जब निकालें तो देखिएगा कि आपको वहाँ पर गर्म महसूस होगा, मतलब वहाँ पर आपको ऊष्मा का आभास होगा, मतलब वहाँ पर आपको थोड़ा गर्म लगेगा। तो ये भी एक प्रकार क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, विघटन होना मतलब कंपोस्ट बनना। ठीक है, साग सब्जियों का। अब हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए इसमें होता क्या है, जैसे संयोजन में 2 या 2 से अधिक क्या होता था, अभिकारक जुटते थे और एकल उत्पाद का निर्माण करते थे। वहीं हम लोग बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, केवल एक उत्पाद केवल एक अभिकारक छोटे छोटे उत्पादों में टूटते हैं, मतलब जिसमें एकल अभिकर्मक मतलब अभिकारक छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब छोटे छोटे उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हो गया, जैसे देखिए, जैसे में चूना पत्थर आप यदि ले लेंगे, ठीक है, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर अगर आप उसको गर्म करेंगे तो चूना पत्थर को गर्म करने से क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, मतलब बिना बुझा हुआ चूना मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। तो ये भी आपको देखिए एकल उत्पाद था, उससे देखिए एकल अभिकर्मक था मतलब अभिकारक था और उससे 2 उत्पाद का निर्माण हुआ। वहीं हम लोग बात करेंगे PbNO3, जिसको हम लोग लेड नाइट्रेट भी बोलते हैं, जिसको हम सॉलिड अवस्था में लेंगे तो और उसको हम लोग गर्म करेंगे, तापन देंगे मतलब ताप देंगे, तो क्या होगा, वो लेड ऑक्साइड मतलब PbO में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में और ऑक्सीजन गैस में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी एकल अभिकारक से क्या बना, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण किया। फिर देखिए सिल्वर क्लोराइड जिसको हम लोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं, उसको हम लोग यदि सनलाइट यानी HNU मतलब सनलाइट मतलब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि हम उसको इस रिएक्शन को करवाते हैं, मतलब केवल आपको सूर्य के प्रकाश में जाकर रख देना है, किसको, सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को। ठीक है, उसका क्रिस्टल को जाकर आप यदि रख देंगे मतलब सूर्य के प्रकाश में, तो देखिए वो क्या बनाता है, वो धूसर रंग का हो जाता है। और धूसर रंग का क्या बनाता है, वो सिल्वर का धातु बनाता है, क्लोरीन गैस को निकाल देता है। तो ये हो गया, इस अभिक्रिया का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रकाश ऊर्जा का द्वारा वियोजन अभिक्रिया होती है। ठीक है, देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों को तोड़ने के लिए हम लोग कई प्रकार का कैटलिस्ट का ही जैसे मान लीजिए, उत्प्रेरक का ही जैसा मान लीजिए ऊष्मा का हम लोग यूज करते हैं। मतलब वियोजन मतलब कोई केवल तोड़ने के लिए हम लोग ऊष्मा का यूज करते हैं, प्रकाश का यूज करते हैं, विद्युत ऊर्जा आदि का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वियोजन अभिक्रिया के लिए ये सारा हम चीज कर सकते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमको ऊष्मा देना पड़ेगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए इतना आप जान गए, इतना आपको समझ में आ गया कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब उसके यौगिक से उसको हटा देता है। जैसे मान लेते जिंक आया, मतलब जस्ता का धातु को लिए, ठीक है, क्रिस्टल को लिए और उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिए। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कौन कौन है, कॉपर है और सल्फेट है, मतलब SO4 है। ठीक है, तो देखेंगे कि जैसे ही जिंक के क्रिस्टल को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिए, डुबो दिए, तो वो कॉपर सल्फेट के विलयन से ही कॉपर को हटा देगा। देखिए क्योंकि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, जिंक है। तो हटा देने पर अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा जिंक का सल्फेट बन जाएगा, जिंक का सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर अपना नीचे में बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉपर आपका सॉलिड रूप में क्या बन जाएगा, नीचे में बैठ जाएगा तली में। तो इस तरह से रिएक्शन होता है विस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे, देखिए PB सीसा हो गया, लेड हो गया, इसको भी आप कॉपर क्लोराइड के जलीय घोल में डाल देंगे, एक्वस मतलब जलीय घोल में डाल देंगे, तो PB
मतलब यहाँ से कॉपर को हटा देगा और कॉपर तली में बैठ जाएगा और क्या बना देगा, पीवी का मतलब लेड का क्लोराइड का आपका एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेड क्लोराइड, ठीक है, सीसा का क्लोराइड का जलीय घोल आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, तो जो नीचे में बैठ रहा था ना, जो नीचे में तली में बैठ रहा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। मतलब जो फालतू का बैठ गया उसका हमको जरूरत नहीं होती, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे Na2SO4 का सॉल्यूशन में BaCl2 बेरियम क्लोराइड को डाल देंगे, ठीक है, मतलब दोनों ही हम लोग एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सल्फर, यहाँ से Na2SO4 में Na चल जाएगा आपका क्लोरीन के पास और Ba आ जाएगा SO4 के पास। तो यहाँ पर जो BaSO4 आपको देखिए सॉलिड में, ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में, ये भी एक्वस में NaCl, तो केवल आपका ठोस के रूप में कौन नीचे तली में बैठ रहा है, BaSO4। तो जो नीचे तली में बैठ रहा है उसी को तो हम लोग अवक्षेप बोलेंगे, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। किसको बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब देखिए इसका वर्ड से ही समझ में आ रहा है, मतलब दो बार विस्थापित होगा। अब क्या विस्थापित होगा, तो चलिए देखते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, समझ में आ गया। जैसे अभिकारक है ना, रिएक्शन होने से पहले तो उनके बीच में ही आयनों का आदान प्रदान होकर नए क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा, तब इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका उदाहरण जैसा कि आपने ऊपर में भी देख लिया, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, Na2SO4 था, ध्यान से देखिए, और BaCl2 था, ठीक है। SO4 किसके साथ है, Na के साथ, और Cl किसके साथ है, Ba के साथ। अब देखिए उधर क्या बन गया, उधर SO4 चल गया Ba के पास और Cl चल गया Na के पास। मतलब क्या हुआ, SO4 डबल माइनस आयन जो हुआ ना, SO4 डबल माइनस आयन जो हुआ ना, वो आपका सोडियम के स्थान से हटकर बेरियम के पास चला गया, और Cl माइनस आयन जो था ना, वो आपका बेरियम के स्थान से हटकर किसके पास चला गया, सोडियम के स्थान पर चला गया। तो इस तरह से देखिए आयनों का आदान प्रदान हुआ, ये सब क्या आयन है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब देखिए क्या लिखा है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब उस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग, या फिर देखिए ध्यान से देखिए, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। मतलब उपचयन या मतलब ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब कोई पदार्थ ऑक्सीडाइज हुआ है, ऐसा हम कब बोलेंगे, जब उसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है, ठीक है, जब उसमें ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है तब उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तब उसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। जब उस मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए वह अभिक्रिया या जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन उससे निकल रहा है, मतलब या फिर ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, मतलब हाइड्रोजन जाकर उसमें जुड़ रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि उसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। मतलब जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, रिडक्शन कहलाता है, या फिर ऑक्सीजन का हटना भी रिडक्शन कहलाता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब दोनों रिएक्शन को हम लोग साथ में मिला देंगे, उपचयन और अपचयन रिएक्शन को, तब मेरा बनता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो इसमें देखिए जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक क्या होता है, अपचयित होता है, यानी एक अभिकारक क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, और दूसरा अभिकारक क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अपचयन रिएक्शन या फिर रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। उदाहरण देखना क्या, देखिए उदाहरण लिखा हुआ जिंक ऑक्साइड है और कार्बन है, मतलब दो अभिकारक हो गया, कौन कौन, जिंक ऑक्साइड और कार्बन। अब देखिए दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, और देखिए ये जो ऑक्सीजन अभी पहले किसमें था, जिंक के साथ, अब ऑक्सीजन जिंक से निकल गया, मतलब निकलना मतलब रिडक्शन, और फिर देखिए साथ ही साथ कार्बन में आकर ऑक्सीजन जुट गया, मतलब फिर कार्बन का क्या हो गया, कार्बन CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो देखिए इसमें साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन, यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन, समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देखिए MnO2 है ना, और HCl है, तो MnO2 से देखिए ऑक्सीजन हट कर क्या हो गया, MnCl2 हो गया, और HCl में Cl हट कर H के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके पास पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन नहीं है, कुछ दूसरा है तो, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं है ना, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है।
और HCl के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब उसके पास देखिए ऑक्सीजन आकर H2O बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचन उपचयन अपचन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए, अब आप दो काफ़ी मज़ेदार पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिसका है टॉपिक का नाम कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण। मतलब आप दैनिक जीवन में उपचयन की घटनाओं को कहाँ देख सकते हैं, जैसे देखिए संचारण, अभी इसको पता चलेगा कि संचारण क्या होता है। और विकृत गंधिता शब्द पर ध्यान दीजिएगा, विकृत गंधिता मतलब गंध का विकृत हो जाना, अब इसका पता आपको आगे चलेगा। तो जैसे देखिए संचारण पहले था, तो संचारण पहले था लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है, जैसा कि आपको पता है कि हर लोहे की नई वस्तुएं क्या होती है, काफ़ी चमकदार होती है। लेकिन कुछ समय बाद उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। किस कारण से, जब उसको वायुमंडल में हम छोड़ देते हैं 2-4 दिन, 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक, तो देखते हैं कि जब उसमें आर्द्रता वायु पड़ती है, साथ ही साथ पानी पड़ती है, पानी की बूंद पड़ती है, तब उसमें लोहे की वस्तुओं पर क्या होती है, जंग लगती है। और जंग यानी उनमें लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ती है। जंग का रंग क्या है, भूरा रंग, ठीक है। तब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जंग लगना कहते हैं, ठीक है। तो ये लोहे के केस में जंग लगना मतलब लोहे में जंग लगना, लोहे की वस्तुओं पर मतलब भूरे रंग की परत या कोई भी परत चढ़ना है ना, केवल लोहे के केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब कोई धातु अपने आस, कोई भी धातु, सोडियम हो चाहे एल्युमिनियम हो चाहे कार्बन हो, कार्बन तो अधातु है ना, तो कोई भी धातु एल्युमिनियम हो, ठीक है, जिंक हो, तो जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल या फिर आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, ठीक है, वो अपने आसपास वायुमंडल को छोड़, वायुमंडल में आप उसको लाकर छोड़ देंगे उस धातु को, तो जाहिर सी बात है उसमें अम्ल का प्रभाव पड़ेगा, उसमें जल की कुछ बूंदों का भी प्रभाव पड़ेगा। तब क्या होगा ना, ये संक्षारित होती है, संक्षारित होती है मतलब उनमें कोई उनके ऊपर मतलब उनका परत का हटना और उसके ऊपर कोई दूसरा परत का चढ़ना, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, संक्षारण बोलते हैं। मतलब उन पर क्या हो रहा है, जैसे लोहे की वस्तुओं पर छोड़ देंगे तो उस पर क्या पड़ने लगेगा, उनमें जंग लगने लगेगा। उसी तरह से सभी धातुओं पर कुछ ना कुछ उसके ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी, किसी पर उसके सल्फेट की परत चढ़ जाएगी, ठीक है, किसी पर उसके नाइट्रेट की परत चढ़ जाएगी, किसी पर उसके क्लोराइड की परत चढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, संक्षारण बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं विकृत गंधिता क्या होता है। उपचयित होने पर तेल और वसा युक्त, ये देखिए ये खाद्य सामग्रियों पर, ये जो शब्द है ना वो खाद्य सामग्रियों पर लागू होता है। क्या, उपचयित होने पर तेल और वसा युक्त खाद्य सामग्रियाँ, कैसा सामग्री, तेल वाला सामग्री खाने वाला, और वसा युक्त मतलब जिसमें वसा मतलब वही हुआ तेल, ठीक है, खराब। तो उपचयित होने पर मतलब जब वो हवा के संपर्क में आता है, जैसे गर्मियों के दिन में जल्दी खाना खराब हो जाए, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक हवा के संपर्क में रहता है। तो उपचयित होने पर तेल और वसायुक्त, उपचयित मतलब हवा के संपर्क में आने पर क्या होता है, तेल और वसायुक्त खाद्य सामग्री क्या होती है, खराब होने लगती है। और उनके खराब होगा तो क्या होगा, गर्मियों के दिन में आपने देखा होगा, गर्मियों के दिन में आपने देखा होगा कि क्या होता है, सब्जियों के गंध मतलब खराब मतलब आने लगते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ों का गंध हमको मतलब अब वहाँ से उसका गंध ही आपका दूसरा जैसा निकलने लगा, मतलब वो खराब होने लगा, ठीक है, केवल खाद्य सामग्रियों पर, ठीक है। तो गंध का बदल जाना, स्वाद और गंध बदल जाना, इसी घटना को या फिर इसी पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं खाद्य सामग्रियों के केस में। और यदि धातु के केस में संक्षारण बोलते हैं, खाद्य सामग्री के केस में विकृत गंधिता बोलते हैं। गंध और स्वाद बदल जाते हैं, किस कारण से, उपचयित होने के कारण से, मतलब ऑक्सीडाइज होने के कारण से, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए अब क्या लिखा है, तो देखिए उपचयित होने से बचाने का भी तो कोई तरीका खोजना चाहिए ना। तो वायुरोधी बर्तनों में आप रख सकते हैं, मतलब प्रतिऑक्सीकारक, ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक मतलब प्रतिऑक्सीकारक यानी वायुरोधी बर्तनों में, मतलब आप ऐसे बर्तन जो उसको वायु के संपर्क में आने से बचा सकता है, ठीक है। जैसे आप क्या रख देंगे, आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से क्या होगा, खाद्य सामग्रियाँ क्या मतलब एकदम ताजे रहते हैं, ठीक है। सब्जियों के आपने देखा होगा कि आलू पटल वगैरह को, आपका टमाटर वगैरह को आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में फ्रिज में, बहुत बार तो ठंडी के भी दिनों में फ्रिज में रखा जाता है, ताकि उनको वायु के संपर्क में लाकर मतलब बाहर के तापक्रम से, बाहर के वातावरण से उसको अलग रखा जा सके, ताकि वो ताज़ा रहे, फ्रेश रहे। और ऐसे में क्या होता है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर क्या होता है, उपचयन की गति धीमी हो जाती है, मतलब वो बहुत देर तक मतलब बहुत जल्दी उपचयित नहीं होते, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी वो खराब नहीं होते। अब देखिए ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ स्मरणीय तथ्य देना चाहता हूँ, मतलब कुछ आपको की पॉइंट जो आपको
ध्यान रखना है। ये की पॉइंट्स आपको, भले आपको चैप्टर का बहुत ज़्यादा आपको याद रखने का जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर जो स्मृति तथ्य है ना, मतलब इसको आपको पूरा रट के रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तक कि आपका पॉलिटेक्निक में भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये सब देखिए पॉइंट है। ठीक है, हीट एंड ट्रायल विधि। तो हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि किसी भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर सके, मतलब कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण उसको संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए कोई आपसे पूछ देगा कि बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बोलो तो आपको क्या बोलना है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक, कोई पूछ देगा बिना बुझा हुआ चूना, तो हो गया बुझा हुआ चूना क्या बताओ, तो बुझा हुआ चूना मतलब जो सूखा चूना था ना कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी लाके डाल दो, तो पानी लाके डालने से कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है वाटर से, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका बुझा हुआ चूना है। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए चूना पत्थर, जिसको आप लोग अपने नज़र में भी देखिए संगमरमर, तो संगमरमर का देखिए काफ़ी रोचक तथ्य है। संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। देखिए किस तरह से संगमरमर का निर्माण होता है ये भी थोड़ा देख लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा मजा लगेगा। देखिए संगमरमर का निर्माण कैसे हुआ, जब बुझा हुआ चूना को आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजारते हैं, ठीक है, या फिर बुझा हुआ चूना है उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाकर किसी माध्यम में उसको इस तरह से अरेंज करके मतलब रखा जाता है। ठीक है, और काफ़ी सावधानी पूर्वक उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे आप बुझा हुआ चूना को, देखिए चूना है उसमें पानी डाला हुआ है, मतलब बुझा हुआ चूना हो गया, और उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दीजिए, तब क्या होगा ना, वहाँ पर आप देखेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालने से जो बुझा हुआ चूना था जिसमें पानी था वो अब सूख गया, और वो क्या बन गया, चूना पत्थर बन गया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। समझ में आ गया। और साथ ही साथ आपको कुछ पानी की भी मात्रा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ये सब याद रखना, ये सब देखिए जो मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, यानी FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, हरा होता है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, देखिए और क्या क्या है, फेरिक ऑक्साइड का रंग कैसे होता है, मतलब जंग का रंग कैसा होता है, आपने देखा होगा जंग, ठीक है, आपको लोहे के दरवाजों पर लग जाता है जंग, तो आपने देखा होगा कि लाल भूरा कलर का होता है। देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करके रखिएगा। ग्लूकोज देखिए क्लास 12 अगर आप क्लास 11 में साइंस लेकर पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इस फॉर्मूला से भेंट होगा, जहाँ पर ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, सुक्रोज मतलब होता है शुगर, चीनी। ठीक है, चीनी का भी रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। याद रह जाएगा ना ये सब। चलिए आगे देखिए, आगे में है कि FeSO4, देखिए किस तरह से क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, FeSO4.7H2O में देखिए किस तरह से इसको पढ़ेंगे, FeSO4 और वो जो पॉइंट दिया ना उसको बोलते हैं डॉट, FeSO4.7H2। ठीक है, में जल के कितने अणु है, मतलब देखिए यहाँ पर वाटर का हुए, वाटर का आगे में कई नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, तो हो गया FeSO4 में जल के, FeSO4.7H2 में जल के कितने अणु है, 7। समझ में आ गया बच्चों, काफ़ी ईजी है, आपको केवल याद रखना है, ये सब फॉर्मूला याद रखना है, रासायनिक सूत्र याद रखना है। ठीक है, और जो भी की पॉइंट है उसको आपको याद रखना है। शुष्क बर्फ, देखिए सूखा बर्फ का रासायनिक सूत्र है, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर वे नहीं पढ़े तो जैसा कि आपको अच्छे कंपटीशन एग्जाम में आपको मिल जाएंगे कि आपको लिखा रहेगा सूखा बर्फ का रासायनिक सूत्र, तो बच्चे देखते हैं कि सूखा बर्फ, अच्छा बर्फ पूछ रहा है तो H2O मार के आ जाते हैं, जो कि गलत है, वाटर मार के आ जाते हैं, जो कि गलत है। सूखा बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आपको याद रहेगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और एक भी, ठीक है, याद रहेगा। देखिए उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 का धुआं का रंग कैसा होता है, NO2 जब अन्य कोई रिएक्शन करने के फलस्वरूप देखते हैं कि बर्नर बीकर से आपका निकल रहा है NO2 गैस। ठीक है, परखनली से आपका निकल रहा है NO2 गैस, तो NO2 गैस का रंग कैसा होता है, भूरा रंग होता है। कैसा रंग होता है, भूरा रंग होता है। देखिए सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु, ये तो मैंने आपको ऊपर ही जब पढ़ा रहा था श्याम श्वेत फोटोग्राफी, तभी मैंने आपको बताया था कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश धूप में जाकर रख देंगे सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड को, तो वहाँ पर क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड को जाकर रख देंगे तो वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही वो रिएक्ट करता है, मतलब रिएक्ट नहीं, अपने आप में टूटता है, वियोजित होता है, और क्या बनाता है, धूसर रंग का होकर क्या बनाता है, सिल्वर धातु बनाता है। तो इस तरह से हम लोग सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर धातु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं बच्चों, बोलिए कमेंट में कीजिए, कमेंट बॉक्स में कीजिए कहाँ करते हैं इसका उपयोग। अभी मैंने ऊपर में बताया था। देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा था, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है नीला, किस कारण से, कॉपर के प्रेजेंस के कारण से। ठीक है,
कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? काला। कॉपर ऑक्साइड यानी तांबा का ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है बच्चों, जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, कि तांबा की वस्तुओं पर यदि जंग लग जाएगा तो जंग, उस समय तांबा की जंग का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो क्या हो जाएगा बच्चों? CuO हो जाएगा। और उसका रंग पूछ देगा तो क्या? काला हो जाएगा। ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, ठीक है, चांदी पर भी काला परत का चढ़ता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Ag2S। ठीक है, Ag2S, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड। उसके बाद देखिए कि तांबा के ऊपर हरा रंग का परत, तांबा के ऊपर जो हरा रंग का परत होता है उसका सूत्र क्या होता है? CuOH का होल 2 कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, ये सब आपको याद रखना है। देखिए सबसे रोमांचक चीज़ आ गया कि चिप्स के पैकेट में जो आप चिप्स खाते हैं, चाहे कुरकुरे हो चाहे चिप्स खाते हैं, ठीक है, तो वो सब में देखिएगा कि फूला हुआ रहता है। तो आपने ध्यान दिया होगा, फूला हुआ जो रहता है ना, वो उसको खराब होने से बचाता है। जो उसके अंदर में गैस भरा रहता है, कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस उसके अंदर में डालने से ही वो ताज़ा रहता है, वो खराब नहीं होता। देखिएगा कि जब वो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाता है तब क्या होता है कि वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता खाने में, उसका गंध आपको, मतलब स्वाद खत्म हो जाता है। तो इस तरह से उसको खराब होने से बचाने के लिए उसके अंदर में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। ठीक है दोस्तों, चिप्स के पैकेट में। उसके बाद देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होता है। जैसे कोई अभिक्रिया किया, ठीक है, Zn को डाल दे जिंक का जस्ता का टुकड़ा को कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो वहाँ से कॉपर सल्फेट का विलयन से सल्फेट तो आ गया आपका जिंक के साथ, तो ZnSO4 बन गया। और कॉपर जो नीचे में तली में बैठ गया था वो क्या था? वो जल में तो घुला नहीं, वो तो अविलेय पदार्थ रह गया, जिसको हम लोग अवक्षेप भी बोलते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में ही हमको अविलेय पदार्थ यानी अवक्षेप का निर्माण होता है ना। तो बस, तो यहाँ पर देखिए ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी तरीका से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको इतना यदि समझ में आ गया तो आपको बुक का एक भी कोना पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद बुक से का एक कोना से पढ़कर यहाँ पर हर पॉइंट को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था मैंने आपको लिखाने का प्रयास किया और आपको समझाने का भी प्रयास किया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा चैनल किस तरह से क्लास 10 के बच्चों का साथ देता है और उनके लिए पढ़ाई के लिए कंटेंट डालता रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताइए, और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।